गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार, अभिवादन और आज हम बात करेंगे आपसे उन तमाम शर्तों के बारे में और उन तमाम टर्म्स कंडीशंस के बारे में जो अभी हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान की विजिट पर एक्सेप्ट की या रिजेक्ट की, किनको माना किनको नहीं माना। याद रहे कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है आईएमएफ का पाकिस्तान में, ये 9 महीने का प्रोग्राम है। 3-3 महीने के हिसाब से ये अप्रैल तक जाएगा और जुलाई में पिछले साल शुरू हुआ था। यानी कि अभी जो पहला रिव्यू किया गया है, वो पहली तिमाही का रिव्यू रिव्यू किया गया है। दैट मीन्स कि जुलाई में शुरू हुआ प्रोग्राम, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का रिव्यू किया गया है और अब जो नेक्स्ट रिव्यू होगा, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का होगा, जो कि कभी जनवरी, फरवरी में होगा। इनफैक्ट फरवरी में होना चाहिए, क्योंकि मार्च में आई थिंक अराउंड 7 मार्च के आसपास को आईएमएफ की मीटिंग है, जिसमें फिर वो फाइनल किया जाएगा, जो बोर्ड की मीटिंग जो होती है आईएमएफ की। तो मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ यहाँ पर, वो ये कि जो कंपैरिजंस यहाँ पर आप पाएंगे, वो कंपैरिजंस जुलाई से हैं। यानी कि जिन चीज़ों को, जो फोरकास्ट हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, वो इनिशियली जो आईएमएफ के पास थे, जिनको आईएमएफ ने एग्री किया था, वो जुलाई के थे। और अब जो हम बात करेंगे, वो हेंसफोर्थ जुलाई टू सितंबर का जो डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे जो कुछ अब तय किया गया है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो हम अब देखेंगे कि आईएमएफ ने क्या एग्री किया, क्या नहीं किया। तो पहली बात तो ये कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में पाकिस्तान को इनिशियली जो प्रोजेक्ट किया गया था, वो थी ज़रूरत कोई 28.3 बिलियन यूएस डॉलर की, जो कि अब इसको कम करके बताया जा रहा है कि ये अब 3.4 बिलियन कम करके बेसिकली 25 बिलियन बताई जा रही है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो फॉरेन लोन रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, वो 25 बिलियन की है। यानी अब आप फॉरेन आप देख लीजिए कि वो 25 बिलियन पाकिस्तान अब से लेके जून तक जो है वो कैसे इकट्ठे कर पाएगा। फाइनेंशियल ईयर याद रहे, पाकिस्तान का जून में खत्म होता है, जुलाई से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो ये है एक बात। यानी कि इनिशियल जो प्रोजेक्शन था 28.4 बिलियन का, वो कम होके अब 25 बिलियन पर आ गया है। ओके, नाउ मगर इसके साथ में और दूसरे इश्यूज भी हैं। बात इतनी ही नहीं है सिर्फ लोन कम किया, ये लोन का जो फॉरेन लोन की जो रिक्वायरमेंट है, वो कम हुई है। इसके साथ ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस है पाकिस्तान के, वो भी कम कर दिए गए हैं। ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है उस समय पर वो 2.5 से 3.5% तक के थे, जो अब कम होके 2% पे आ गए हैं। यानी कि आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट रहेगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, वो 2% की रहेगी। जिससे अब इसमें क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट के जो एक्सटर्नल और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फोरकास्ट हैं, उनको आईएमएफ एग्री नहीं करता है, उनसे डिसएग्री करता है, और जो उनके प्रोजेक्शंस हैं उनको निगेट करते हुए वो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को 2% पर लेकर आया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं दोस्तों, उनके मुताबिक जो है आईएमएफ ने इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शंस हैं उनको भी दरअसल अब इस बार इस रिव्यू में कम किया है। इनको 25.9% का प्रोजेक्शन था पहले से, कि जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो 25.9 मिलियन रहेगा, 25.9% रहेगा, जो कि जिसको कि अब उन्होंने कम करके 22.8 कर दिया है। 25.9 से 22.8% पर उसको कर दिया है इस फिस्कल ईयर के लिए, जो करंट ऑनगोइंग फिस्कल ईयर है, इसके लिए ये इन्फ्लेशन का रेट कम किया गया है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी अभी गैस के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, इसके चलते इस जो वीकली इन्फ्लेशन है, वो इस हफ्ते का 41% पे पहुंच गया है। 41% इन्फ्लेशन इस वीक में पाकिस्तान पर हो गया है। तो ये, मगर चूंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ओवरऑल पूरे साल का औसत देखकर और एवरेज निकाल कर किया जाता है, तो ये 25.9 से उन्होंने 22.8% पर कर दिया है। आईएमएफ ने जो फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रोजेक्शन थी इस फिस्कल ईयर में करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर, उसको भी उन्होंने मना किया है। इसके साथ साथ इंपोर्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, इन सब को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है आईएमएफ ने। हालांकि ये भी कहने की बात है, ये भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि इसने इन तमाम नंबर्स को,
इन तमाम नंबर्स को, ये जो फर्स्ट रिव्यू की कन्वर्सेशंस हुई हैं, टॉक्स हुई हैं, इनको जुलाई से एडजस्ट किया, जो मैंने बताया कि जो जुलाई के एस्टिमेट से उनसे अब में एडजस्टमेंट की गई है। तो ये रिवीजन जो है दोस्तों, ये ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स में फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट की गई है, रिवीजन्स की गई हैं। वो क्या है ये और इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए भी रिपेमेंट और उसके अलावा जो रिपेमेंट करनी होगी मैच्योरिंग ऑफ डेट्स के लिए, उसके लिए, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शंस, ये सब उस समय पे किए गए थे जुलाई में, जब 83 बिलियन वाला जो बेल आउट का पैकेज है, इसको शुरू किया गया था। तो वहां से अब हम आगे लेके चलते हैं। आईएमएफ जो है वो सक्सेसफुल रहा है जनरल इलेक्शन की तारीख लेने में पाकिस्तान से, 8 फरवरी वाली। उन्होंने पुश किया इतना कि इनको देनी पड़ी तारीख, और वो तारीख आ गई है। कितनी उस पर फॉलो होगा या नहीं होगा वो एक डिफरेंट इशू है। और उसके अलावा इन कुछ इलाकों को आईएमएफ ने कंप्लीटली, क्रिटिकल एरियाज को कंप्लीटली इग्नोर किया है, जो कि इससे पहले ये देखिए जो मतलब वो क्रिटिकल एरियाज हैं जिनकी वजह से जो पिछला वाला प्रोग्राम था 6.5 बिलियन वाला, जो फेल हुआ था, आपको याद हो आखिरी के दिनों में प्रोग्राम चल नहीं पाया था, पूरा पाकिस्तान कंप्लीट नहीं कर पाया था। वो एरियाज वही क्रिटिकल एरियाज हैं जिनको इस बार भी इग्नोर किया गया है। यानी कि आईएमएफ ने उन एरियाज को इग्नोर किया है इस बार। जनरल इलेक्शंस आ गई, कुछ चीजें जो उन्होंने मान ली, उसके चलते कुछ चीजों को उन्होंने बेसिकली जिसको कहते हैं ना वो इग्नोर मारा है कि चलो कोई नहीं, देखते हैं अगली बार में देखते हैं। तो ये बेसिकली मैंने कहा ना कि मतलब कुछ चीजें हैं जो चाहे बात इकोनॉमिक्स की हो रही है, लेकिन कुछ कुछ पॉलिटिक्स भी बीच में चल रही होती है कि पॉलिटिकल एरिया में और सोशल एरिया में क्या किया जा रहा है, और सब कुछ मन मुताबिक हो रहा है नहीं हो रहा। तो इससे क्या हुआ है कि जो स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसकी एक्टिविटीज को भी प्रीव्यू में लाया गया है। और अब वो इसका मतलब ये है कि अब अगला जो रिव्यू होगा उसमें एसआईएफसी की जो परफॉर्मेंस है उसको भी आईएमएफ चेक करेगा। ये इस बार हो गया है कि क्योंकि जब जुलाई में प्रोग्राम शुरू हुआ था तो एसआईएफसी नहीं बनी थी, उसके बाद में बनी है। तो एसआईएफसी बाद में चूंकि बनी है, तो इस रिव्यू में अब एसआईएफसी को भी इस रिव्यू के अंदर ले लिया गया है। अगली बार इनको भी उस रिव्यू के अंदर चेक किया जाएगा कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है और क्या किया है इन्होंने। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है कुछ कुछ कमेंट्स उन्होंने इग्नोर किए हैं, कमेंट दिए ही नहीं है, जो क्रिटिकल सवाल थे उनको लेकर उन्होंने जवाब ही नहीं दिए। मतलब ये है ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इन कंपैरिजन इस साल जुलाई में आईएमएफ ने जो फॉरेन लोन रिक्वायरमेंट थी, जो उनको 28.4 जैसे मैंने बताया, उससे वो 25 बिलियन पे ले आए हैं। ओके, नाउ 4 महीने में, इन 4 महीनों में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 6 बिलियन बोरो कर लिए हैं, जबकि इनको रोल ओवर की एक्सपेक्टेशन है करीब 12.5 की। गवर्नमेंट 12.5 बिलियन के डेट की रोल ओवर की एक्सपेक्टेशन कर रही है, जबकि 6 बिलियन का डेट उन्होंने ऑलरेडी बोरो कर लिया है। तो ये देखना होगा कि जो इनकी एक्सपेक्टेशन है फॉरेन लोन्स की, क्या वो फॉरेन लोन्स ये पूरे ले पाते हैं। अभी हम उस पर और आगे डिटेल में आगे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जो फ्लोटिंग यूरो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनके, क्या उनसे वो ले पाएंगे या उम्मीद है ले पाने की। और उसके अलावा इन 6 बिलियन जो इनको मिले हैं, उसके अलावा ये 12.5 बिलियन जो है, इसको वो रोल ओवर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट। याद रहे इस बीच में कि जैसे ही आया है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, तो आई थिंक लोग जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ऑलरेडी कुछ फंड्स इनके प्रोजेक्ट्स के जो रुके हुए थे वर्ल्ड बैंक वगैरह में, वो ढीले करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो ये सिचुएशन है मित्रों। 1 सेकेंड, आई एम मिसिंग आउट समथिंग? नो, आई एम नॉट। ओके, तो जो रिमेनिंग नीड्स हैं दोस्तों इनकी, जो वो क्या है, वो 6.5 बिलियन के अलावा, यानी कि जो आप मिल गए हैं ऑलरेडी 6 बिलियन 6.5 बिलियन के अलावा, ये बेसिकली टाइमली जो 12 हाँ, तो देखते हैं कि 12.5 का इनका जो डेट ओवर है, इसको भी टाइमली डेट रोल ओवर होना चाहिए।
तो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट ये कर रही है कि ये 6.5 जो मिल गए वो तो ठीक, लेकिन ये 12.5 जो है जिनके रोल वर्क एक्सपेक्टेशन हो रही है, ये टाइमली हो पाते हैं नहीं होते। अगर नहीं होते हैं तो अगेन इट विल रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन द नेक्स्ट रिव्यू, जो अगली बार आईएमएफ रिव्यू करेगा इसको फरवरी के महीने में, उस समय पर फिर ये जो रोल ओवर अगर नहीं हुआ तो ये बहुत बैडली रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे आके। फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस समय पाकिस्तान के ये भी कहा है, कौन है, बज़ल साहब हैं ये, इमदादुल्ला बज़ल साहब, जिन्होंने कहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बहुत कंफर्टेबल है एंड ये तमाम जो फाइनेंसिंग है काम चलाने के लिए जितनी भी फाइनेंसिंग की जरूरत है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, वो मैनेज कर लेगी। अच्छा, हाँ, इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि मगर सच्चाई क्या है, एक और सच्चाई सुन लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, जो एस्टिमेटेड अवेलेबल फाइनेंसिंग है ना, इसमें भी कट हुआ है और वो हुआ है 3.7 बिलियन का। क्यों? बिकॉज जो फ्लोटिंग यूरो बॉन्ड से और फॉरेन कमर्शियल बैंक से लोन मिलना था उसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड लोन की इनकी उम्मीद थी फॉरेन सोर्सेज से, उसमें 3.7 की कमी आ गई है, यानी प्रोजेक्शन में 3.7 की कमी आ गई है। जिसका मतलब, अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जो 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 विदेशी सोर्सेस से इनको लोन की उम्मीद थी उसमें 3.7 की कमी आई है, बिकॉज यूरो बॉन्ड्स और फॉरेन कमर्शियल बैंक से लोन नहीं मिल पाया है इनको, वहां इश्यूज आ रहे हैं इनको। ओके, नाउ द सोर्सेस से ये भी कि जो वाशिंगटन बेस्ड आईएमएफ अपना जो है उसने नहीं एग्री किया है पाकिस्तान के प्रोजेक्शन को कि ये 4 से 4.5 बिलियन का इनका सीएडी रहेगा इस फिस्कल ईयर में। सीएडी मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट फाइनेंशियल ईयर में 4 से 4.5 बिलियन रहेगा, ये पाकिस्तान ने कहा था, उनका प्रोजेक्शन था जुलाई में। इससे अब आईएमएफ एग्री नहीं करता है। उनका जो प्रोजेक्शन है ये जो अर्लियर था, जो 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 पहले था, एक्चुअली क्या था, पहले 6.5 बिलियन का इनका प्रोजेक्शन था, 6.5 बिलियन का इनका जो एस्टिमेट है सीएडी का, करंट अकाउंट एसेट का, जिसको अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा 4.5 ही रहेगा, 4.5 रहेगा। लेकिन इससे वो एग्री नहीं करते, आईएमएफ ने मना किया है, उन्होंने कहा है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इससे ज्यादा जाएगा। उन्होंने कितना कहा है, वो कह रहे हैं कि आईएमएफ जो प्रोजेक्ट कर रहा है 5.7, यानी इनिशियल क्या था जुलाई के महीने में 6.5, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है 4 to 4.5, लेकिन आईएमएफ ने उसको बढ़ाया है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका करंट अकाउंट जो घटा है वो जाएगा 5.7 बिलियन पे। तो ये भी इग्नोर हो गया, ये भी आईएमएफ जो है वो एग्री नहीं कर रहा है पाकिस्तान से। इनके बावजूद उन्होंने सपोर्ट किया हमको। आप देखिए, दैट मीन्स ये कि जो इनिशियल कंपैरिजन था 6.5 वाला, उसमें 770 मिलियन की कमी आई है और अब वो 5.7 पर आ गया है 6.5 से। तो ओके, इसके अलावा आईएमएफ ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो इंपोर्ट का वर्थ का प्रोजेक्शन था वो भी नहीं एग्री किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट किया था इंपोर्ट 54.5 बिलियन का इस साल। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 54.5 बिलियन का प्रोजेक्शन दिया था कि हम इतना इतना इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अब 54.5 की बजाय लेंडर यानी कि आईएमएफ कह रहा है कि आपको इंपोर्ट करना होगा 58.4 मींस कि बेसिकली 3 पॉइंट ये जुलाई में प्रोजेक्शन ये कहीं ज्यादा था, लेकिन ये रिवाइज फिगर है और अब आईएमएफ कर रहा है 58.4 पे, यानी 54.5 की जगह पर 58.4 पे कह रहा है आईएमएफ। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है, मान लीजिए ये फिगर बाय द वे जो इंपोर्ट की फिगर है, ये 58.4 जो आईएमएफ दे रहा है ये भी कम है उस फिगर से जो जुलाई में प्रोजेक्शन था, यानी कि जुलाई में प्रोजेक्शन था जो प्रोजेक्शन था उससे 58.4 जो है वो 6.3 बिलियन कम है, 6.3 बिलियन। अच्छा, तो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि इतना इंपोर्ट कम करना पड़ेगा पाकिस्तान को, 6.3 के बजाय 58.4 का ही बिलियन में बता रहा हूँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पैसे बचे उनके। मगर इसकी वजह से जो पैसे बचे
वो उसका नुकसान कहाँ हो रहा है? उसका नुकसान यहाँ हो रहा है कि जो पाकिस्तान की प्रोजेक्टेड रेमिटेंसेस हैं, उनमें मेजर कमी आ गई है। तो एक तरफ जहाँ वो उनके पैसे बचे इम्पोर्ट कम करने से, वहीं दूसरी तरफ जो रेमिटेंसेस से पैसे आते थे, वो भी कम हो गए। तो फिर वो एक तरह से तिया-पचा हो गया। वो उधर से तो जो बचत हुई, मगर यहाँ से आई ही नहीं, तो वो घाटा हो गया। मैं फ़ोरकास्ट बता देता हूँ आपको प्रोजेक्शंस क्या थे इसके, कि जो पुराना फ़ोरकास्ट था उसमें था कि 32.9 बिलियन जो है वो रेमिटेंसेस आएँगी पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। मगर अब उसको कम करके आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है 29.4 को। 32.9 से 29.4 बिलियन का प्रोजेक्शन उन्होंने दिया है। दैट मीन्स कि 3.5 बिलियन का प्रोजेक्शन जो है उन्होंने कम किया है आईएमएफ ने, कि इतने 3.5 बिलियन पाकिस्तान को रेमिटेंसेस कम मिलेंगी इस फिस्कल ईयर में। ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये मार्जिनली डाउनवर्ड की गई हैं, एडजस्ट की गई हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो दैट मीन्स कि ये बेसिकली 29.4 इसको आप यूं कर लें रीअलाइन करके कि लगभग 30 साढ़े 30 बिलियन को आप मान कर चलें फिगर। जो 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 फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं दोस्त, वो आगे और कहते हैं कि जो फॉरेन लोन्स की जो रिक्वायरमेंट थी, फॉरेन लोन्स में जो रिक्वायरमेंट थी, उसमें जो कमी आई है 3.4 बिलियन की, वो बेसिकली इसलिए आई है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो रीपेमेंट्स हैं वो कम हुई हैं, जो कि करीब 2 बिलियन के आसपास। आगे वो बात आती है कि भई जो पब्लिक सेक्टर के जो डेट रीपेमेंट्स हैं, वो भी कम हुए हैं और वो हैं करीब 700 मिलियन कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं रीपेमेंट उनके? क्योंकि जो एग्जिम बैंक चाइना वाला जो था, उसने रोल ओवर दे दिया था इनको, तो उसकी वजह से वो पैसे एक्चुअली रोल ओवर क्या, वो इस तरह से हुआ था कि यहाँ से इन्होंने लिए थे और अगले हाथ से उन्होंने वापस कर दिए थे चाइना ने। तो इधर से रीपेमेंट इन्होंने किया, उन्होंने तुरंत वो एग्जिम बैंक वाला वापस कर दिया था उन्होंने, चाइना ने 2 या 3 दिन में कर दिया था। तो इसके इसके अलावा इसकी जो तुलना में अगर आप देखें, जो पहले के जो एस्टिमेट थे अवेलेबल फाइनेंसिंग, जो एस्टिमेटेड अवेलेबल फाइनेंसिंग 30 बिलियन की, उसके एस्टिमेट्स को अब लोअर करके, यानी कि अवेलेबल फाइनेंसिंग का एस्टिमेट था 30 बिलियन का, लेकिन अब वो कर दिया गया है 26.6 बिलियन का, कि इतनी फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी इस फिस्कल ईयर में। और जिससे पता क्या लगता है, इससे पता लगता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है ग्लोबल मार्केट्स में और फॉरेन कमर्शियल बैंक्स में पाकिस्तान को लोन लेने के लिए। यानी बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो फॉरेन मार्केट्स हैं उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट कम हो रहा है, जो फाइनेंशियल जो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैं उनको उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान को नए लोन देने में, ये इसका मतलब है। तो इसके अलावा क्या है कि जो अर्लियर एस्टिमेट था आईएमएफ का, क्या कहते हैं, जो लोन रिसीप्ट्स का, वो 2.5 बिलियन का था, 2.5 बिलियन का था, जो कि अब ये टोटल 300 मिलियन पर ही नजर आ रहा है। मतलब वो बेसिकली अब पहले के जो एस्टिमेट है आईएमएफ के इस बारे में, जो लोन्स वगैरह के थे, वो सब खत्म हो रहे हैं बेसिकली। वो कुछ इनको रियायती कोई लोन नहीं मिलने वाले। सोर्सेज आगे क्या कर रहे हैं, शॉर्टफॉल, हाँ, ये कह रहे हैं कि ये जो शॉर्टफॉल इनका हुआ है, ये किस तरह से कंपनसेट कर रहे हैं? कंपनसेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो एस्टिमेट्स हैं, वो बढ़ा दिए इन्होंने। यानी 4.6 बिलियन से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में अब ये 5.6 बिलियन तक उसको कर रहे हैं। तो वो बेसिकली उधर का जो लॉस है, उसको यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि जो इनफ्लो है अगेन फॉर डॉलर का, वो अक्टूबर के महीने में अगेन लो गया है, स्लो रहा है, लो गया है। तो ये टोटल कितना हुआ इनफ्लो? 315 मिलियन डॉलर का। ये एक रियलिटी है, 315 मिलियन टोटल अब तक। ओके। जो फर्स्ट डिसबर्समेंट अब आएंगी जो पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान अब करीब 6 बिलियन पे आ गया है 4 महीने के अंदर में। 4 महीने में पाकिस्तान 6 बिलियन पे आ गया है और डिसबर्समेंट में। और इसमें क्या है, पैसे जो इंक्लूडेड हैं यूएई वाले, आईएमएफ वाले,
इवन सऊदीज वाले, वो सब मिला मिलू के टोटल 6 बिलियन का बनता है इनको जो इनफ्लो हुआ है। अक्टूबर के महीने में अकेली एक नोटेबल रिसीप्ट आई है, सिर्फ एक, और वो है अंडर अंडर सऊदी अरेबिया ऑयल फैसिलिटी में। और 102 मिलियन एक बहुत नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में से आई है, नया सेट पाकिस्तान सर्टिफिकेट वाला जो इनका बॉन्ड है उसमें से इनको 102 मिलियन की इनफ्लो हुआ है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई पेमेंट अक्टूबर के महीने में आई नहीं है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो एफडीआई की एक्सपेक्टेशन है आईएमएफ को, वो बढ़ा दी गई है। वो अब कह रहे हैं 173 मिलियन की बजाय 700 मिलियन की जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं आईएमएफ वाले कि आपको इतनी एफडीआई लानी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे बताती है कि आईएमएफ ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है पाकिस्तान के, वो भी कम कर दिए हैं, 2.5 से 2% पर कर दिए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो 2.5 का ये से 2% पर जो लाना है, ये अब वर्ल्ड बैंक और एडीबी के प्रोजेक्शंस जो है उनके लाइन में है। यानी कि अब इस समय आईएमएफ वही प्रोजेक्ट कर रहा है जो एडीबी और वर्ल्ड बैंक पहले से ही कर रहे हैं। वो 2% की बात कर रहे थे, आईएमएफ का 2.5% का प्रोजेक्शन था, अब वो भी 2% पर ही आ गए। इसके अलावा जनाब, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है पाकिस्तान का 3 से 3.5% का, वो भी आईएमएफ ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके अलावा जो है इन्फ्लेशन के रेट को, जैसे मैंने आपको बताया कि 22.8% पे ले आए हैं वो, और प्लस ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन का फोरकास्ट जो है, जो जून अगले साल के लिए, जून तक गया था फाइनेंशियल ईयर, तो जून नेक्स्ट ईयर तक के लिए ये थोड़ा सा बढ़ाया गया है और 16.5 कर दिया गया है, 16.5% फॉर दिस फिस्कल ईयर ये हुआ है। और दूसरा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक क्लियर रेंज दी है 20% से 22% की इन्फ्लेशन के लिए, जो कि अभी भी ऑफिशियल जो रेट है 21% का, उससे ज्यादा है। 22% से ज्यादा, 21 से ज्यादा है। ऑफिशियल जो टारगेट है वो 21% होना चाहिए, लेकिन वो इस समय भी 22% पर ही चल रहा है। इसके अलावा जनाब, वो कह रहे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी हैं अभी, वो डॉक्टर साहब बता रही हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो जनवरी से कम होना शुरू हो जाएगा। आई डोंट बिलीव दिस, बट वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा। पॉसिबल है एज ऑफ नाउ, बट अभी आप ये जो गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो पेट्रोल के प्राइसेस चाहे कम किए गए, मजे की बात अब देखिए कि पेट्रोल के प्राइसेस जो कम किए गए हैं उसके कंपैरिजन में गैस के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, और आप ये देखिए कि उससे ओवरऑल इन्फ्लेशन पे कमी नहीं, बढ़ोतरी आई है। तो वो जनवरी में कम कैसे हो जाएंगे, ये एक बड़ा इशू है, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे कम हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप पाएंगे कि जो इंक्रीज है इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस में, एग्जैक्टली जो मैं पॉइंट आपको पहले ही रेज कर रहा था कि बिजली में और गैस के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी की बात कही गई है, और बड़ी बड़ी साफ तौर पे कही गई है इसके द्वारा, क्या कहते हैं, आईएमएफ के द्वारा। तो अगर वो प्रोजेक्शंस ये किए जाते हैं, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं कि हम इसके प्राइसेस बढ़ाएंगे, गैस के प्राइसेस बढ़ाएंगे, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएंगे, अगर वो पेट्रोल के प्राइसेस उसी तरह से बढ़ाए जाते हैं जैसा कि आईएमएफ से वादा किया गया है, तो ये तमाम के तमाम जो प्रोजेक्शंस हैं इनका भट्टा बैठ जाएगा। क्योंकि ये ये गाड़ी कहते हैं ना, ये कंपनी चलने वाली नहीं है। फिर उस केस में प्रोजेक्शंस फिर उस केस में नहीं चल पाएंगे। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जितने भी अभी के प्रोजेक्शन हैं, ये पहली बात तो दिसंबर आने दीजिए, आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, और सड़क पर क्या हो रहा होगा। ये सारी चीज को आप उससे भी जोड़िए कि जो तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो के साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियो जनरेट हो रहा है, वो क्या है। ना भूले कि इस बीच में जो सर्वे आया है द न्यूज का, द न्यूज पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है, उसने एक सर्वे करवाया है, और वो सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो क्लासिक है, वो मतलब कमाल की है। वहां वो ये बता रहे हैं कि जो पीटीआई है पाकिस्तान में, वो 41% वोट्स ले रही है, वेर एज पीएमएलएन नवाज शरीफ की पार्टी 29% पर है, 29 to 31% पर अटकी हुई है। तो अब आप ये देखिए जनाब कि ऐसे में वो जो 2/3 जो मेजोरिटी लेने की बात पीएमएलएन कर रही थी, नवाज शरीफ की पार्टी कर रही थी, उसको आप गोली मारिए। यहाँ तो लाले पड़े हुए हैं कि आपकी सिंपल मेजोरिटी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी।
तो और आप इसी वजह से आप ये भी देखिएगा कि इस तरह के जो सर्वे आ रहे हैं, बैकग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीटीआई कितना बोलबाला है, इसी वजह से आप देखिए कि जो पीटीआई पर हमले किए जा रहे हैं बेसिकली इस समय जो फौज कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हर तरफ से किसी को कहीं से कोई रियायत नहीं मिल रही है। उसका रीज़न यही है। ये बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से पीटीआई और पीटीआई एज़ अ पार्टी और इमरान खान ये सब के सब इलेक्शन से गायब हो जाएँ। उसी केस में ये समहाउ नवाज शरीफ को मेजोरिटी दिला सकते हैं किसी तरह से। अदरवाइज आप ये मानकर चलिए कि दरअसल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टी मौजूद हैं वो आज की तारीख में इलेक्शन नहीं जीत सकती हैं अनलेस की पीटीआई के साथ मिल जाए। पीटीआई इज बेसिकली बलूचिस्तान में देखिए इस समय वहां पर भी पीटीआई का ही सर्वे में नाम ऊपर आया है, दे आर कीपिंग द मेजोरिटी। केपी को आप भूल ही जाइए, वहां इन एनी केस पीटीआई जो है वो पावर में रही है। पंजाब में हैंड्स डाउन जीत रहे हैं वो। तो मित्र मुझे फिर बताओ कि ऐसे में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे? एक ही चीज है कि वो पार्टी जो मेजोरिटी स्टेक होल्ड कर रही है, जिसको मेजोरिटी मिलने की उम्मीद है, वो पार्टी ही ना हो। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो नवाज शरीफ वाली पार्टी आ रही है। तो फिर तब बात बनती है। तो बड़ा साफ नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक मैसिव, और मैं मैसिव को कैपिटल लेटर्स में कह रहा हूं, मैसिव पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है फौज के जरिए, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए। और वो बेसिकली इस काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से इमरान को और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। वही एक तरीका है जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं और नवाज शरीफ को पावर दे सकते हैं। नवाज शरीफ को पावर देनी है, ये फैसला हो चुका है। ये फैसला हो चुका है, उसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। फौज ये फैसला कर चुकी है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अब वो कैसे येन केन प्रकारेण कैसे बनाएंगे ये मैं नहीं जानता हूँ। मतलब या यूं कहिए कि वो उस पर काम कर रहे हैं कि बस आप मान लीजिए कि इसमें ना कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है ना कुछ और। सिविलियन वाला जो केस है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। जो मर्जी करे सुप्रीम कोर्ट, आई कैन गारंटी यू कि ये जिनका केस मिलिट्री कोर्ट में लेकर जा रहे हैं वो लेकर जाएंगे, उनका मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा। और आप ये देखिए कि चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने ऑलरेडी पिटीशंस डाल दी हैं, अपील्स डाल दी हैं सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ। फाइव जज का जो बेंच है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता है। खुद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पार्टी बन गई हैं और वो कह रही है कि नहीं ये डिसीजन गलत है, वो उसके खिलाफ जा रही हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट्स ही मानने को तैयार नहीं है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनके पीछे कोई और खड़ा है। कौन? एस्टेब्लिशमेंट। और वो नहीं चाहती है कि ये फैसला इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। दिस इज हाउ इट इज। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दौर चल रहा है, मैसिव पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दौर चल रहा है पाकिस्तान में, जिसमें ये तय कर लिया गया है पहले से, ठीक वैसे जैसे 2018 में तय किया गया था कि इमरान खान को लाया जाएगा, ठीक उसी तरह से अब ये तय कर लिया गया है कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा। न ये तब सही था न ये अब सही है। डेमोक्रेसी के लिहाज से अगर आप देखें तो डेमोक्रेटिक न तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन था न ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसके अलावा आप उसको जो कहना हो, जो भी एल्गोरिदम लगानी हो इसके लिए कि भाई किस तरह की गवर्नमेंट ये है, आप उसको बना लीजिए। मगर बेसिकली देयर इज नो डेमोक्रेसी इन दिस इलेक्शन। दिस इलेक्शन इज नो डेमोक्रेटिक इलेक्शन। बेसिकली इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये सब शैडो बॉक्सिंग चल रही है, सबकी सब मैनेजमेंट है जो जो चल रही है। दैट इज इट। तो मित्रों ये रहा आज का अपडेट, छोटा सा मैंने कहा आपको दूं। और प्लस फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और मित्रों हम लोग मिलेंगे, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूं कि 9 बजे के लिए लाइव आया जाए या नहीं, मगर लेट मी ट्राई। अगर होगा मैं 9 बजे के लिए कोशिश करूंगा कि आज लाइव आऊं और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूं, जो भी आपके सवाल हों। तो मिलते हैं 9 बजे एक लाइव शो में। तब तक के लिए आपसे इजाजत। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।